गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने आयनिक सॉलिड यूनिट में आयनिक यौगिकों की त्रिज्या अनुपात की गणना की है। नेक्स्ट आज हम इस वीडियो में आयनिक त्रिज्या से और आयनिक त्रिज्या अनुपात में रिलेशनशिप का अध्ययन करेंगे। आयनिक त्रिज्या अनुपात और आयनिक यौगिक की संरचना में किस प्रकार से समानता नहीं है, अर्थात कहाँ कहाँ अपवाद बनते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हमने आयनिक त्रिज्या अनुपात निकाला है तो आयनिक त्रिज्या अनुपात किस बेस पर निकाला जाता है कि आयनिक त्रिज्या अनुपात में हमने क्या चीज़ें हैं जो फैक्टर रूप में प्रयोग में ली हैं। फर्स्ट है, आयनिक त्रिज्याओं के बिल्कुल सही मान ज्ञात हैं। पहला तो ये माना है कि जो भी आयनिक त्रिज्याएं ली हैं, जो त्रिज्या अनुपात निकाला है हमने, उसमें जो आयनिक त्रिज्या लिए हैं वो क्या हैं, बिल्कुल सही मान ज्ञात है। दूसरा फैक्ट ये लिया, आयनिक कठोर गोले की भांति होते हैं। तीसरा फैक्ट ये है, स्थायी व्यवस्था तभी संभव है जब धनायन तथा ऋणायन आयन स्पर्श करते हों। चौथा लिया, बंधन 100% आयनिक होता है। पांचवा लिया, आयन सदैव उच्चतम समन्वय संख्या प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये 5 बिंदु हमने स्टैंडर्ड पैरामीटर को मानते हुए लिए कि ये चीज़ें आयनिक यौगिकों में होती हैं और उसके उपरांत हमने आयनिक त्रिज्या अनुपात ज्ञात किया। वास्तविकता में ऐसा नहीं है, वास्तविकता थोड़ी सी भिन्न है, क्योंकि अपने को पता है कोई भी कंपाउंड है जो 100% आयनिक करैक्टर नहीं रखता है, उसकी बंधन है 100% आयनिक नहीं होता है। आयनिक कठोर गोले की भांति भी 100% व्यवहार नहीं करते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं। आयनिक त्रिज्या का मान भी जो कैलकुलेट किया जाता है बिल्कुल सही नहीं आता है, एप्रोप्रिएट नहीं होता है। तो इसके प्रभाव के कारण कुछ चीज़ें हमें अपवाद देती हैं और उन अपवाद का अध्ययन हम करते हैं। फर्स्ट हम देख रहे हैं क्षार धातु हैलाइड। क्षार धातु हैलाइडों के द्वारा किस प्रकार से आयनिक त्रिज्या अनुपात के आधार पर आयनिक यौगिक की संरचना नहीं पाई जाती है, तो इसका अध्ययन करते हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल दी हुई है और उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये धनायन है और हैलाइड आयन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड दिए हुए हैं और प्रत्येक का त्रिज्या अनुपात दिया हुआ है। प्रत्येक का त्रिज्या अनुपात, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, एवरी आयनिक कंपाउंड जो इन दोनों आयनों से मिलकर बनता है उसका त्रिज्या अनुपात दिया हुआ है। भाग फर्स्ट में अपन देख रहे हैं कि त्रिज्या अनुपात जो है वो 0.0414 से कम है। लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड जिनकी संरचनाएं त्रिज्यानुपात नियम के अनुसार चतुष्फलकीय होनी चाहिए, क्योंकि आरआर के मान 0.225 तथा 0.4414 के मध्य पड़ते हैं, लेस देन 414। भाग 2 में पढ़ने वाले लवणों की त्रिज्या अनुपात 0.414 से 0.732 मध्य होने के कारण इन लवणों की संरचना अष्टफलकीय होनी चाहिए। भाग 3 में रखे लवणों की त्रिज्या 0.732 से अधिक है, जिसके कारण घनीय या अन्य अधिक समन्वय संख्या वाली संरचना पाई जानी चाहिए। लेकिन 3 हैलाइड आयन सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड की घनीय संरचना होती है, बाकी हैलाइडों की अष्टफलकीय संरचना पाई जाती है। तो देखिए त्रिज्या अनुपात और आयनिक यौगिक की वास्तविक संरचना में ये अपवाद है कि
त्रिज्यानुपात कुछ कह रहा है, वास्तविक संरचना अर्थात प्रैक्टिकल वैल्यू कुछ बता रही है कि प्रैक्टिकली रूप से जो कंपाउंड वो कैसा है, और त्रिज्या का जो है रेडियस रेशो वो क्या बता रहा है। देखिए यहाँ पे सेकंड है ऑक्साइड तथा फ्लोराइड। ऑक्साइड तथा सल्फाइड, कुछ धातु ऑक्साइड एवं सल्फाइडों की त्रिज्यानुपात दिया हुआ है। स्ट्रांसियम, बेरियम, कैडमियम, मरकरी ऑक्साइड और सल्फाइड कंपाउंड है इनके। बेरियम स्ट्रांसियम ऑक्साइडों के लिए त्रिज्यानुपात के अनुसार उनकी घनीय संरचना होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू है जो 0.732 से ज़्यादा है, जबकि वास्तव में संरचना अष्टफलकीय होती है। इसी प्रकार कैडमियम तथा मरकरी सल्फाइडों की संरचना त्रिज्यानुपात के अनुसार अष्टफलकीय होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में इनकी जिंक ब्लेड स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। नोट: त्रिज्यानुपात द्वारा अनुमानित संरचना तथा यौगिक की वास्तविक संरचना में अंतर का मूल कारण यह है कि त्रिज्यानुपात की गणना करते समय आयनों को ठोस गोलों के रूप में माना गया था, परंतु वास्तविकता यह है कि आयन न तो पूरी तरह से गोले होते हैं और न ही आयनों के मध्य पाए जाने वाला बंध 100% आयनिक होता है। एक्स किरण विवर्तन द्वारा भी आयनों की गोलाकार आकृति में विकृति के प्रमाण मिलते हैं। अब आती है आयनिक क्रिस्टल की संरचना। फर्स्ट, पैकिंग ऑफ आयन इन क्रिस्टल। ऋणायनों का संकुलन, ऋणायों के मध्य छिद्र, निर्मित छिद्र तथा उनमें धनायनों का प्रवेश। तो ऑल फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द पैकिंग ऑफ एन आयन, ऋणायनों का संकुलन, जिसमें पहला है स्क्वायर पैकिंग। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दी हुई है, एक के पास एक गोला रखा हुआ है और ऐसे एक गोला 4 अन्य गोलों से स्पर्श हो रहा है। 4 गोले जब स्पर्श करते हैं आपस में तो उनके मध्य में एक होल जनरेट होता है, एक होल जनरेट होता है और इस होल के ऊपर फिर अपन नेक्स्ट गोले को अर्थात सेकंड लेयर इसके ऊपर रख सकते हैं। 4 गोलों के केंद्र को अगर मिलाया जाए तो स्क्वायर का निर्माण होता है, इसीलिए इस प्रकार की पैकिंग को, इस संकुलन को वर्गाकार संकुलन कहते हैं। इस प्रकार के संकुलन में गोलों को पंक्तिबद्ध रखकर इन पंक्तियों को एक के बाद एक व्यवस्थित किया जाता है। निकटवर्ती पंक्तियों के दो निकटतम गोलों के केंद्र क्योंकि एक वर्ग का निर्माण करते हैं, इस प्रकार के संकुलन वर्गाकार संकुलन कहा जाता है। 4 गोलों के मध्य कुछ रिक्त स्थान जिसे छिद्र भी कहते हैं भी बचा रहता है, जिस चित्र में x द्वारा दर्शाया है। देखिए दिख रहा है x। इसी सतह के ऊपर दूसरी सतह के निर्माण के लिए यदि गोलों को रखा जाए तो वे पहली सतह के सभी चित्रों पर उन्हें ढकते हुए स्थान ग्रहण करेंगे। दूसरी सतह के ये गोले छायादार गोलों द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। देखिए ये डायग्राम दे रखा है। तो पहली सतह जो अपनी थी उसके ऊपर जो छायादार ये दूसरी सतह के गोले हैं और ये गोले जब रखे जाते हैं तो इन गोलों में अर्थात सेकंड लेयर में भी फिर नए होल बन जाते हैं। दूसरी सतह के गोले छायादार गोलों द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। चित्र बी में सतह के नीचे आने वाले ए सतह के गोले या उसके भाग को टूटी लाइनों से दिखाया गया है। तीसरी सतह के गोले दूसरी सतह के छिद्रों को ढकते हुए पहली सतह के गोलों के अनुरूप स्थान ग्रहण करते हैं। अतः सतहों की व्यवस्था को ए बी व्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार के संकुलन में गोले एक सतह का 56% आयतन घेरते हैं, जबकि 44% रिक्त रहता है। वर्गाकार संकुलन व्यवस्था में प्रत्येक गोला अपने ऊपर व नीचे वाली सतहों के 4 गोलों के इस प्रकार घिरा रहता है कि ऊपर व नीचे वाले एक घन का निर्माण करते हैं तथा मध्यवर्ती गोला घन के केंद्र पर स्थित रहता है। इस प्रकार की संरचना को अंतः केंद्रित घन संरचना कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में गोले क्रिस्टल के आयतन का 68% भाग घेरे रहते हैं। षष्ठकोणीय संकुलन, हेक्सागोनल पैकिंग। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ने में भी बहुत सुविधा है।
इस विधि में गोलों को इस प्रकार संकुलित किया जाता है कि प्रत्येक गोला अपनी सतह के 6 गोलों से षष्ठकोणीय रूप में घिरा रहता है। इन 6 गोलों के केंद्र एक षष्ठकोण का निर्माण करते हैं, तो इसे षष्ठकोणीय संकुलन हेक्सागोनल पैकिंग कहते हैं। इस प्रकार के संकुलन में गोले वर्गाकार संकुलन की अपेक्षा अधिक स्थान अर्थात 64% स्थान घेरते हैं। वर्गाकार में 56%, यहाँ 64%। अतः यह घनतम संकुलन क्लोजेस्ट पैकिंग भी कहलाता है। घनतम संकुलित सतहों को एक के ऊपर एक रखकर आयनिक क्रिस्टल का निर्माण किया जाता है। एक सतह के ऊपर दूसरी सतह को तो एक ही प्रकार से रखा जा सकता है, लेकिन दूसरी सतह पर तीसरी को 2 प्रकार से रखा जा सकता है। इसे 2 भिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे ये चित्र दिखा हुआ है, इसको एक बार ध्यान से मैं समझा देता हूँ, फिर इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। केंद्रीय गोलों के चारों ओर 6 छिद्र निर्मित होते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम फर्स्ट में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। मैं और दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। ये देखिए डायग्राम फर्स्ट में जब फर्स्ट लेयर जो है गोलों की दिखाई हुई है, जब गोले स्पर्श करते हैं एक दूसरे को, तो स्पर्श करने के पश्चात इनके बीच में छिद्र निर्मित होते हैं। एक केंद्रीय गोले के चारों तरफ 6 गोले हैं और 6 ही छिद्र निर्मित होते हैं केंद्रीय गोले के चारों तरफ। 6 गोलों के केंद्र को मिलाने से हेक्सागोनल बनता है, इसलिए इसे हेक्सागोनल पैकिंग कहते हैं अपन। अब इसमें देखिए जो छिद्र निर्मित होते हैं वो सभी समान होते हैं, लेकिन अपने को यहाँ आगे अध्ययन करने के दृष्टिकोण से इन छिद्रों में हमने कुछ इस प्रकार से इंडिकेशन डाल दिया कि हम इनको पहचान सकें। कुछ में तो क्रॉस लगा दिया एक्स, कुछ में डॉट लगा दिया अपन। अब ध्यान से देखने की ये है कि जब इस पर सेकंड लेयर आएगी, तो सेकंड लेयर को जब इस पर रखा जाएगा तो या तो सेकंड लेयर के गोले हैं वो एक्स होल को ढकेंगे या फिर डॉट वाले होल को ही ढकेंगे, दोनों में से किसी एक को ढकेंगे, क्योंकि गोलों की संरचना हेक्सागोनल में इसी प्रकार की है कि जब सेकंड लेयर आएगी तो वो फर्स्ट लेयर में बनने वाले होल्स में एक ही प्रकार के होल्स को ढक सकेगी सेकंड लेयर। यदि मान लो सेकंड लेयर इसमें एक्स प्रकार के गोलों को ढकती है, अब देखिए यहाँ पे ए लेयर बी लेयर विभाजन दिखा रखा है, बी लेयर है छाया वाली, ए लेयर व्हाइट वाली। तो अभी इसमें जब अपन ने देखा था कि ए लेयर में एक्स और डॉट 2 प्रकार के होल थे, और इसमें बी लेयर को यदि मान लो बी लेयर के गोले को अपन एक्स वाले स्थान पर रखते हैं, तो देखिए एक्स वाले स्थान पे गोला रखा हुआ है यहाँ, तो जो डॉट फर्स्ट लेयर में जो डॉट वाला होल था वो अभी भी सेकंड लेयर के पश्चात भी हमें ऐसे के ऐसे ही दिखाई दे रहा है। एक तो व्यवस्था है ये। अब जब सेकंड लेयर इसके ऊपर रख दी जाती है तो सेकंड लेयर में भी नए होल निर्मित हो जाते हैं, जिनको हम इसमें ऐसे गोल सर्किल के रूप में दिखा रखे हैं, जिसमें हम गोल सर्किल के रूप में दिखा रखे हैं। और गोल सर्किल में दिखाने से फ़ायदा ये देखिए, ये वाला ये है सेकंड लेयर का होल, ये 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 सेकंड लेयर का होल। जबकि ये जो डॉट छूट रहा है, ये एक डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, चौथा डॉट, ये डॉट छूटे हैं फर्स्ट लेयर के होल जो सेकंड लेयर के द्वारा ढकने के बाद में भी नहीं बंद हुए हैं, और जब सेकंड लेयर में भी ये होल निर्मित हो गए, जबकि फर्स्ट लेयर में जो छूटे थे ये होल थे बंद वाले। अब बात ये आती है कि जब थर्ड लेयर इसके ऊपर आएगी, जब
थर्ड लेयर इस पर आएगी। देखो ए और बी दो लेयर है, दो लेयर तक संरचना समान है, क्योंकि फर्स्ट लेयर के होलों में कोई विभेदन नहीं है। चाहे कोई भी एक होल ढका जाए तो भी उसमें होल तो छूटेगा। सेकंड लेयर के बाद में जब होल सेकंड लेयर में जनरेट होते हैं तो अब थर्ड लेयर के पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो फर्स्ट लेयर के छूटे हुए डॉट वाले होल को भर दे, उस स्थान पे स्थान ग्रहण करे, या वो सेकंड लेयर द्वारा निर्मित नए जो अपने सर्किल वाले होल दिखाए उस स्थान को अपने के द्वारा भरे, या उस स्थान पर वो स्थान ग्रहण करे। यदि वह फर्स्ट लेयर वाले डॉट को भरता है, फर्स्ट लेयर वाले डॉट को भरता है, तो नई स्ट्रक्चर बनेगी और वो बनेगी ए बी सी, तीसरी लेयर अलग बन रही है। और यदि वो सेकंड लेयर से निर्मित होल को ही भरता है, सेकंड लेयर से निर्मित होल को ही भरता है, तो देखिए अपन ध्यान से देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में कि सेकंड लेयर से जो भी होल बन रहा है वो फर्स्ट लेयर के गोलों के ऊपर बन रहे हैं। सेकंड लेयर से जो भी होल बन रहा है वो फर्स्ट लेयर के गोलों के ऊपर बन रहे हैं। तो इस प्रकार से जब तीसरी लेयर यदि सेकंड लेयर के गोलों को भरती है तो वो फर्स्ट लेयर के समान स्ट्रक्चर बनाएगी और इस प्रकार से ए बी ए संरचना बनेगी। यदि थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के द्वारा छूटे हुए डॉट को भर देती है, थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के डॉट को भरती है, तो फिर ए बी सी स्ट्रक्चर बनेगी, तीसरी लेयर पहली लेयर से अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार से दो प्रकार की संरचना इसमें बन सकती है पैकिंग में, क्लोजेस्ट पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग में। तो अब इसका देखिए ध्यान पूर्वक इसका थ्योरेटिकल पोर्शन का अध्ययन करते हैं। दूसरी सतह बी के सभी गोले पहली सतह ए के आधे छिद्रों को ही ढक सकते हैं तथा आधे छिद्र खुले रह जाते हैं। इन छिद्रों में अंतर स्पष्ट करने के लिए इन्हें एक्स तथा डॉट द्वारा दर्शाया गया है। जब एक सतह पर दूसरी सतह को रखा जाता है तो दूसरी सतह के गोले या तो डॉट छिद्रों को ढक सकेंगे या एक्स छिद्रों को। चित्र बी दूसरी सतह के गोलों को एक्स गोलों के द्वारा एक्स छिद्रों को ढक लेते हैं। यदि दूसरी सतह एक्स को ढक लेती है तो डॉट छिद्रों को खुला छोड़ देते हैं। इस दूसरी सतह में भी दो प्रकार के छिद्र होंगे। पहला डॉट छिद्र जो पहली सतह की तरह दूसरी सतह में भी खुले रह जाते हैं तथा दूसरे सतह के लाइनों वाले गोलों से बने नवनिर्मित छिद्र जिनको अपन सर्किल से दिखा रहे हैं। तो ये जो नए दूसरे लेयर में जितने भी नवनिर्मित छिद्र बनेंगे वो पहली लेयर के गोलों के ऊपर बनते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। अतः तीसरी सतह के गोलों को दूसरी सतह के ऊपर दो प्रकार से रखा जा सकता है, जो निम्न दो प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होती हैं। पहली संरचना HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड षष्ठकोणिक घनत्व संकुलित। यदि ए तथा बी सतह के डॉट छिद्रों को खुला छोड़ते हुए तथा नवनिर्मित छिद्रों को ढकते हुए तीसरी सतह के गोले रखे जाएं तो नवनिर्मित छिद्र पहली व तीसरी सतह के गोलों द्वारा दोनों तरफ से बंद हो जाएंगे और इस प्रकार तीसरी सतह के गोले पहली सतह के गोलों की भांति स्थान ग्रहण करेंगे। तीसरी सतह पहली सतह को पुनः प्रदर्शित करेगी। इस तरह की संरचना ए बी द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार की संरचना में डॉट छिद्र किसी भी सतह के गोलों से ढके नहीं जाते। तय क्रिस्टल में इन रिक्त स्थानों की एक नाली सी बन जाती है। प्रत्येक गोले के संपर्क में उसकी सतह के 6 तथा ऊपर व नीचे की सतह के 3 कुल 12 गोले होंगे। इस प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या 12 होगी। ये गोले क्रिस्टल का 74% भाग आयतन घेरे रहते हैं। दूसरा है CCP क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग, और क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग का आयतन भी वही 74% और समन्वय संख्या भी वही 12 होती है। लेकिन इसमें यही ध्यान देने की बात है
कि इस संरचना में जो पहली सतह के छिद्र दूसरी सतह में भी खुले रह गए थे, उनके ऊपर यदि तीसरी सतह आती है तो ये छिद्र बंद हो जाएंगे, जबकि दूसरी सतह के नवनिर्मित जो छिद्र खुले रह जाएंगे। तो इस प्रकार से ये संरचना बनेगी और इस संरचना को सीसीपी संरचना कहते हैं। ऋणायनों के मध्य निर्मित छिद्र तथा उनमें धनायनों का प्रवेश, चतुष्फलक के छिद्र, वे रिक्त स्थान जो एक सतह के 3 गोले तथा दूसरी सतह के एक गोले से बनते हैं। इन चारों गोलों का केंद्र एक चतुष्फलक का निर्माण करता है और घनत्व संकुलन में प्रत्येक गोले के ऊपर तथा नीचे 3-3 गोले होते हैं, जिससे वह एक चतुष्फलक छिद्रों का निर्माण करता है। इस प्रकार चतुष्फलक के छिद्रों की संख्या परमाणु संख्या की दुगनी होगी और r ऋणायन की त्रिज्या हो तो उसमें निर्मित चतुष्फलक के छिद्रों में 0.225 r त्रिज्या का धनायन ठीक से बैठ सकेगा। अष्टफलक के छिद्र, दो निकटतम सतहों के 3-3 गोलों से बने ये छिद्र चतुष्फलक के छिद्रों की अपेक्षा बड़े होते हैं तथा इनमें 0.414 त्रिज्या का धनायन ठीक प्रकार से बैठ सकता है। किसी घनत्व संकुलित संरचना में इन छिद्रों की संख्या परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। इस प्रकार के छिद्र भी HCP, CCP दोनों ही संरचनाओं में पाए जाते हैं। घनीय छिद्र या क्यूबिक होल, CCP संरचना में यदि 4 संकुलित सतहों के उपर्युक्त 8 ऋणायनों का चयन किया जाए तो उनके मध्य एक घनीय छिद्र होगा। इन छिद्रों की संख्या भी ऋणायनों की संख्या के बराबर होगी। धन्यवाद। आज के लिए